हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट सीरीज का 5वां लेक्चर उसका डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम लोग नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट का बिहेवियरल साइंस अप्रोच उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट्स, जो कि डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स का तीसरा स्टेज है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का डिस्कशन किया था। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के डिस्कशन के अंतर्गत हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया था कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ह्यूमन फैक्टर्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन फैक्टर्स का असर प्रोडक्टिविटी पर कितना पड़ता है। जहाँ पर हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया था कि कार्य करने के दौरान मानव कुछ मानव संबंध स्थापित करता है, ह्यूमन रिलेशंस डेवलप करता है, जैसे कि दोस्ती का व्यवहार, मित्रता का व्यवहार, और इसके द्वारा ही वो कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। इसके संबंध में हम लोगों ने ये जाना था कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को डेवलप करने का श्रेय एल्टन मायो को दिया गया है, और उन्होंने अपने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से इस बात को सिद्ध किया था कि कार्य करने के दौरान मानव संबंधों का बहुत असर पड़ता है। ये जो पूरा अप्रोच है वो मानव व्यवहार पर केंद्रित है, इसलिए इसे बिहेवियरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के इम्पोर्टेंस को जाना था। हम लोगों ने ये भी जाना था कि फैसिलिटीज़ का असर एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ता। एम्प्लॉइज़ ग्रेजुअली काम करने के दौरान जो दोस्ती मित्रता का व्यवहार उत्पन्न करते हैं या इनफॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, वो उन्हें कार्य करने के लिए ज़्यादा अभिप्रेरित करती है। वहाँ पर हम लोगों ने ये बात भी जानी थी कि जो ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है उसमें साइंटिफिक मेथड का कमी था, या साइंटिफिक दृष्टिकोण की कमी थी। इसलिए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का क्रिटिसिज्म भी हुआ, आलोचनाएं भी हुई, और जिसके कारण एल्टन मायो ने इस थ्योरी को, इस अप्रोच को आगे थोड़ा सा डेवलप किया, विकसित किया, और इसे उन्होंने नाम दिया बिहेवियरल साइंस का। ठीक है, तो जो नियो क्लासिकल स्टेज है और उसका जो दूसरा अप्रोच है बिहेवियरल साइंस का, या जिसे हम हिंदी में व्यवहार विज्ञान विचारधारा के नाम से जान सकते हैं, उसको उन्होंने डेवलप किया और उसमें साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक विज़न को इन्वॉल्व किया। उनका ये मानना था कि मानव का व्यवहार वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। मानव कार्य करने के दौरान जो भी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घटती हैं उनसे उसका व्यवहार प्रभावित होता है, और इसके अंतर्गत उन्होंने जो कमियां ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में थी उसको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया या ख़त्म करने का प्रयास किया उन्होंने अपने इस बिहेवियरल साइंस अप्रोच में। और उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अगर अकेले रहता है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, अगर वो किसी ग्रुप में रहता है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, अगर वो किसी ग्रुप का मेंबर है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है। ठीक इन सभी बातों पर अध्ययन कर उन्होंने इस अप्रोच को डेवलप किया, और उन्होंने अपनी बातों को बताया कि अगर हम प्रबंध कर रहे हैं, अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मानव व्यवहार का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानव का व्यवहार वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। उसका बिलीव, उसका एटीट्यूड जो भी होता है, वो जो भी चीज़ें उसके इर्द गिर्द होती हैं उससे वो प्रभावित होता है। एक ही परिस्थिति में वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं और उसकी आवश्यकताओं का अनुक्रम भी हमेशा बदलता रहता है। व्यक्ति की आवश्यकताएं भी उसके व्यवहार से संबंधित हैं, व्यक्ति की आवश्यकताएं भी उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो
इस ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बाद बिहेवियरल साइंस अप्रोच के जो भी एलिमेंट्स हैं हम उसका डिस्कशन करेंगे। आपके सामने कुछ चीज़ें पहले से लिखी गई हैं, मैं उन्हें एक्सप्लेन भी करूंगा और जो भी उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, तो उसे हम लोग देखते हैं। न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट के अंतर्गत हम ये दूसरा अप्रोच पढ़ रहे हैं जिसे बिहेवियरल साइंस अप्रोच या व्यवहार विज्ञान विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत वाइल ह्यूमन रिलेशन थ्योरी टेक्स सिंपल व्यू ऑफ बिहेवियर फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो मानव संबंध विचारधारा थी वो केवल व्यवहार के साधारण रूपों को व्यक्त करती थी जो कि पूरी तरह से अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित था। ठीक है, बिहेवियरल थ्योरी टेक्स कॉम्प्लेक्स व्यू ऑफ द वर्क सिचुएशन। बिहेवियरल थ्योरी जो कार्य की परिस्थितियां होती हैं उसके जटिल रूपों पर फोकस करता है। फोकस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, जो कि पूरी तरह से केंद्रित है किसी व्यक्ति के प्रदर्शन पर जब वो अकेले होता है और जब वो समूह के साथ काम करता है या प्रदर्शन करता है। ठीक है, द अप्रोच फोकसेस नॉट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बट ऑन ग्रुप बिहेवियर अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल बिलीफ। जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच था वो पूरी तरह से एक व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार पर केंद्रित था, लेकिन ये जो बिहेवियरल साइंस अप्रोच है जो कि डेवलप्ड फॉर्म है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का, वो पूरी तरह से केंद्रित है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में रहकर काम करता है तो उस पर सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी विश्वास हैं उसका असर पड़ता है। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी लैक्ड साइंटिफिक विजन टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो मैंने ये बात आपसे पहले भी बताई थी कि जो मानव संबंध विचारधारा है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी थी। दिस वॉज कंसिडर्ड इन बिहेवियरल साइंस थ्योरी, और इस साइंटिफिक विजन को कंसिडर किया गया बिहेवियरल साइंस थ्योरी में या व्यवहार विज्ञान विचारधारा में। तो मैंने आपसे बताया था कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच लैक्ड साइंटिफिक विजन, सो दिस वाज कंसिडर इन बिहेवियरल साइंस अप्रोच। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का ये डेवलप्ड फॉर्म आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर मानव संबंध एक व्यक्तिगत रूप से वो दोस्ती, मित्रता, सामाजिकता का जो व्यवहार उत्पन्न करता है, और यहाँ पर जब वो किसी ग्रुप का हिस्सा होता है तो किस तरीके से उसका व्यवहार होता है और उस पर सामाजिक सांस्कृतिक विश्वासों का कितना असर होता है, इसे जानने का प्रयास किया गया। ठीक है, रिसर्चर्स लाइक एल्टन मायो एंड अदर्स अप्लाइड साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस। इस प्रयोग को करने के लिए एल्टन मायो और उनकी टीम ने, मतलब केवल एल्टन मायो ने ही इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ और लोगों ने, जैसा कि अब्राहम मैस्लो का भी नाम बिहेवियरल साइंस अप्रोच के डेवलपमेंट में लिया जाता है और उनको भी क्रेडिट दी जाती है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि एल्टन मायो और लोगों ने साइंटिफिक मेथड को अपनाया, क्या अध्ययन करने के लिए? मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उनके वर्क प्लेस पर। मतलब जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसका व्यवहार किस तरीके का होता है, इसे जानने के लिए उन्होंने साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया। दे अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस और बिहेवियरल साइंस। उन्होंने सामाजिक विज्ञान और व्यवहार विज्ञान की अवधारणा का प्रयोग किया। अगर हम बात करते हैं बिहेवियरल साइंस की तो उसमें शामिल होता है साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। बिहेवियरल साइंस में सम्मिलित किया जाता है मनोविज्ञान को, सामाजिक विज्ञान को और
मानव शास्त्र को या मानव विज्ञान को टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानव शास्त्र का अध्ययन किया गया और उन्होंने इस अप्रोच में इसका प्रयोग किया। अब यहां पर जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर, मतलब जब मनोविज्ञान की बात हो रही है तो उसका प्रयोग इसलिए किया गया कि व्यक्ति अकेले किस तरीके से व्यवहार करता है उसको जानने के लिए। सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स, और जब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो उसका अध्ययन इसलिए किया गया कि व्यक्ति जब समूह में होता है तो वो किस तरीके का बिहेवियर करता है, वह किस तरीके का व्यवहार करता है। निश्चित रूप से ये बात आपको भी समझ में आ रही होगी कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है, जब हम किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है। और इसी बात को का अध्ययन किया गया जानने के लिए कि अगर हम सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो हमें व्यक्ति के व्यवहार का पता, अगर वो अकेले होगा, ग्रुप में होगा, और अगर वो किसी ग्रुप का मेंबर होगा तो उसका व्यवहार किस तरीके से होगा। ठीक है। और लास्ट, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल्स एंड मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र या मानव विज्ञान हमें यह बताने का प्रयास करता है कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार कैसा होता है, और जब वो किसी ग्रुप का सदस्य होता है, किसी समूह का सदस्य होता है, किसी डिपार्टमेंट का व्यक्ति होता है तो उसका व्यवहार किस तरीके से होता है, ये जानने का प्रयास किया गया। सो सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ पीपल इन ग्रुप। ठीक है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ the behavior of people as individual, and when we talk about anthropology, so anthropology is the study of individuals as a member of the groups and individuals। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें और क्या चीजें मिलती हैं। Behavioral science approach emphasizes on scientific research as the basis for developing theories about human behavior। अगर हम behavioral science approach की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से आधारित है अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधानों पर, और द बेसिस फॉर डेवलपिंग थ्योरीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, और इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को जानने का प्रयास किया गया है। इन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी यूज टू डेवलप प्रैक्टिकल गाइडलाइन फॉर मैनेजर्स। संगठन में वो किस तरीके से व्यवहार करेगा, और इसका अध्ययन इस वजह से किया गया है कि जो भी प्रबंधक हैं वो अपने कर्मचारियों को किस तरीके से प्रबंधन उनका करें, उनके लिए ये एक मार्गदर्शन का काम करता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं आपके सामने बिहेवियरल साइंस अप्रोच के, और इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन सी बातों का समावेश होता है व्यवहार विज्ञान विचारधारा के अंतर्गत। तो जो सबसे पहला फीचर है, इट एम्फसाइजेज ऑन पार्टिसिपेटिव एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग रादर देन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। तो जो ये बिहेवियरल साइंस अप्रोच है ये पूरी तरह से सामूहिक निर्णयों पर आधारित होता है, न कि व्यक्तिगत निर्णयों पर। दूसरा, इट फोकस इज ऑन सेल्फ डायरेक्शन एंड कंट्रोल रादर देन कंट्रोल बाय मैनेजर्स। तो बिहेवियरल साइंस अप्रोच के अंतर्गत जो मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा कोई नियंत्रण न हो, जो भी कर्मचारी हैं वो स्वयं निर्देशित होंगे और स्व नियंत्रित होंगे, मतलब मैनेजर्स का कोई उनके ऊपर किसी भी तरीके का सुपरविजन नहीं होगा। इट सजेस्ट पॉजिटिव मेजर्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस रादर देन नेगेटिव एक्शंस अगेंस्ट वर्कर। ये भी बताने का प्रयास करता है कि परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए सकारात्मक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, न कि नकारात्मक एक्शन वर्कर्स के खिलाफ लेना चाहिए। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट अंडरस्टैंड्स हाउ टू इन्फ्लुएंस ग्रुप बिहेवियर। जब संगठन की बात की जाती है
तो संगठन जो है वो व्यक्तियों का समूह है और वो ये समझता है कि किस तरीके से सामूहिक व्यवहार को प्रभावित किया जाएगा। बिहेवियर ऑफ पीपल इज डिफरेंट एज मेंबर ऑफ ग्रुप्स देन इंडिविजुअल्स। एक व्यक्ति का व्यवहार, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब वह किसी ग्रुप का सदस्य होता है तो अलग होता है, और जब वो अकेले होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है। इनफॉर्मल ग्रुप्स हैव पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन एफिशिएंसी। तो जब हम अनौपचारिक समूहों की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला था अभी जब हम लोग ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पढ़े थे, तो दोस्ती, मित्रता, ये एक तरीके की इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, इनफॉर्मल बिहेवियर है, और ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है जो है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी या जो भी इफ़िशियंसी है उसको प्रभावित करने में ये अहम भूमिका निभाती है। ह्यूमन बिहेवियर इज नीड बेस्ड एंड देयरफॉर पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, जो भी मानव व्यवहार है वो पूरी तरह से आवश्यकताओं पर आधारित होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति होता है वो अलग अलग परिस्थितियों में, ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि सिमिलर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। एंड लास्ट फीचर, कॉन्फ्लिक्ट इज डिजायरेबल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को, मतभेद को एक तरीके से आवश्यक माना गया है कि अगर व्यक्ति का विकास होगा या होना चाहिए तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। तो ये आपके कुछ फीचर्स रहे बिहेवियरल साइंस अप्रोच के। और अगर हम देखते हैं तो बिहेवियरल साइंस अप्रोच ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से एक स्टेप आगे बढ़ता है। उसमें साइंटिफिक विजन, साइंटिफिक मेथड्स को इम्प्लॉय करता है। वो ये भी बताने का प्रयास करता है कि एक व्यक्ति का व्यवहार, जो जैसी भी चीज़ें उसके इर्द गिर्द होती हैं, वातावरणीय कारकों से, एनवायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होती हैं। व्यक्ति का व्यवहार और उसका एटीट्यूड, जब वो अकेले होता है तो वो अलग होता है, और जब वो किसी ग्रुप का हिस्सा होता है तो उसका बिहेवियर अलग होता है। तो ये भी ये बताने का प्रयास करता है। एक तरीके से मैनेजर्स के लिए ये गाइडलाइन है कि वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं तो कर्मचारियों के व्यवहार का अध्ययन इस तरीके से करें, कर्मचारियों के व्यवहार का अध्ययन करें और उनको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से सिंक्रोनाइज करें, जोड़ें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल हैं, जो भी टारगेट हैं, उनको अचीव किया जा सके। तो इस अप्रोच में मानव व्यवहार को प्रेफरेंसेस दिए गए हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स को प्रेफरेंसेस दिए गए हैं, जिसके कारण इसे बिहेवियरल साइंस अप्रोच की संज्ञा दी गई है। एक और बात, एल्टन मायो ने बिल्कुल इस अप्रोच के अंतर्गत डेवलपमेंट की बातें की हैं, उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन अब्राहम मैस्लो, जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन उसको बताया था, और उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया था कि व्यक्ति की आवश्यकताओं का एक अनुक्रम होता है और जैसे जैसे आवश्यकताएं पूरी होती चली जाती हैं उसका अनुक्रम, वो आवश्यकता जो है उसी अनुसार वो अभिप्रेरित भी होता है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब जो लोअर ऑर्डर नीड्स हैं, पहले वो फुलफिल उन्हें करता है और फिर वो हायर ऑर्डर नीड्स या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो ठीक है, यहाँ पर इस बात को बताया गया, और व्यक्ति का व्यवहार या जो भी ह्यूमन बिहेवियर होता है वो आवश्यकताओं के हिसाब से बदलता रहता है। मतलब आवश्यकता एक बहुत बड़ा फैक्टर है मानव के व्यवहार को समझने का और मानव के व्यवहार को प्रभावित करने का भी। तो ये फीचर्स और इसके जो भी एलिमेंट्स थे वो आपके सामने रखे गए। हम अपने इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट, जो कि हमारा अंतिम स्टेज है, चौथा स्टेज है, उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमें 4 अप्रोचेस का
स्टडी करना है तो उसे भी हम लोग एक एक कर कर डिस्कशन करेंगे।